शिप बिल्डिंग में इंडिया चाइना से बहुत पीछे है। ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंडिया का शेयर 2% से भी कम है। हालत इतनी खराब है कि हम खुद के लिए भी शिप्स नहीं बना पा रहे, एक्सपोर्ट्स तो दूर की बात है। फिर भी लास्ट 3 इयर्स में इंडिया की लिस्टेड शिप बिल्डिंग कंपनीज ने 600% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ, अगर आपने कुछ शिप बिल्डिंग कंपनीज जैसे कि कोचिन शिपयार्ड या गार्डन रीच में पैसे लगाए होते तो आप भी मल्टी बैगर रिटर्न्स बना चुके होते। बट ऐसा हुआ कैसे? क्यों इस सेक्टर में अचानक ऐसी बूम आ गई है? क्या इन कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा रहा है? एंड ओवरऑल ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेक्टर में अभी क्या चल रहा है? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इन सारी बातों को कवर करेगा। ये सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डीप है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम ग्लोबल लैंडस्केप समझेंगे, सेक्टर में साइकिल्स कितने लंबे होते हैं, डिमांड ड्राइवर्स क्या होते हैं एंड अभी सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है ग्लोबल लेवल पे, ये सब कवर करेंगे। फिर हम पार्ट 2 में इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर को समझेंगे। हम कुछ लिस्टेड कंपनीज का फ्यूचर आउटलुक भी समझेंगे एंड ट्राई करेंगे फिगर आउट करने का कि इस सेक्टर में ऐसा बुल रन क्यों है। प्लस अदानी ग्रुप भी इस सेक्टर में एंट्री लेने वाला है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस भी किए हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। फाइनली पार्ट 3 में हम इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर के चैलेंजेस को समझेंगे ताकि हमें सेक्टर का एक कंप्लीट अनबायस्ड व्यू मिल पाए। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। ट्वेंटी 2024 शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा साल था। अक्रॉस द वर्ल्ड इस इंडस्ट्री को रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिले, ऑलमोस्ट वर्थ $204 बिलियन। क्रिसिल की माने तो इतनी बड़ी ऑर्डर पाइपलाइन पिछले 17 इयर्स में पहली बार बनी है। चार्ट देखो, 2022 तक शिप बिल्डिंग कंपनीज के वॉल्यूम्स डाउन ट्रेंड में ही थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन शुरू हो गए, कई शिपयार्ड्स बंद भी हो गए। 2007 में वर्ल्ड वाइड 700 शिपयार्ड्स थे और आज कुछ 300 शिपयार्ड्स ही बचे हैं। पर सवाल यह है, इतने सालों से ये सेक्टर स्ट्रगल क्यों कर रहा है और अब अचानक से इसमें ग्रोथ क्यों देखने मिल रहा है? देखो, शिप बिल्डिंग एक साइक्लिकल सेक्टर है और इसके साइकिल्स शिप्स के लाइफ स्पैन पे डिपेंड करते हैं, जो लगभग 20 to 30 इयर्स का होता है। यानी कि हर 20 to 30 इयर्स में शिप्स को रिप्लेस करना पड़ता है और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का पीक भी लगभग हर 20 इयर्स में आता है। ये चार्ट देखो, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से ही ये ट्रेंड चला आ रहा है। आई लव्ड दिस चार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चार्ट में ऊपर देखो, हर पीरियड का लीडिंग डिमांड ड्राइवर मेंशन्ड है। सेक्टर में ट्रेड ड्रिवन ग्रोथ आता है, फिर ओवर कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, जिससे कुछ टाइम स्लम्प आता है। जैसे पीरियड 4 देखो, 1974 से 1987 में ओवर कैपेसिटी भी थी और ट्रेड स्लम्प भी आया। इससे शिप्स ज्यादा यूज नहीं हुए और लंबे चल गए। सिमिलरली 2011 के बाद स्लंप देखो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज में स्लो डाउन आया और उसके 2-3 इयर्स में ही शिप बिल्डिंग सेक्टर में भी स्लंप आया। ये 2-3 साल का लैग इसलिए है क्योंकि ऑर्डर टू डिलीवरी में शिपिंग सेक्टर में 2 to 3 इयर्स लग जाता है। बट अब 2023 ऑनवर्ड्स ये डाउनवर्ड ट्रेंड फिर से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। डिमांड फिर से बढ़ रहा है एंड इसके 3 मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं। रीजन नंबर 1, रिप्लेसमेंट डिमांड। पुराने शिप्स जो अर्ली 2000s में बने, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। आज के दिन 53% शिप्स 20 इयर्स से ज्यादा एज के हैं। रीजन नंबर 2, ग्रीनर शिप्स। पुराने शिप्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलते हैं और बहुत फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने शिपिंग कंपनीज को 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 30% से रिड्यूस करने का टारगेट दिया है। इसीलिए कंपनीज अभी से ही न्यू शिप्स के ऑर्डर्स प्लेस कर रही है ताकि ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए। और रीजन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हमें रेड सी क्राइसिस समझना पड़ेगा। दोस्तों, जनवरी 2024 में हुईथीज ने कमर्शियल शिप्स पे अटैक कर दिया था। इजराइल हमस वॉर में हुईथीज हमस को सपोर्ट कर रहे थे और गाजा पे अटैक्स कम करवाने के लिए उन्होंने शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसीलिए उस रूट के शिप्स को रीरूट करना पड़ गया। एज अ रिजल्ट शिप्स को लॉन्गर रूट्स लेने पड़े एंड शिप अवेलेबिलिटी कम हो गई। और जब सप्लाई कम होती है, फ्रेट्स बढ़ जाते हैं। इस बढ़े हुए फ्रेट्स का फायदा शिपिंग कंपनीज को हुआ। मायर्स नाम की एक पॉपुलर शिपिंग कंपनी के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 65% से बढ़ गए। नॉर्मली ये कुछ 6 to 7% ऑफ रेवेन्यू होते हैं, बट 2024 में ये जंप करके अराउंड 11% हो गया। एंड इस कैश फ्लो इंप्रूवमेंट के कारण कंपनीज के केपेक्स बजट्स भी बढ़ गए हैं, जिसका फायदा शिप बिल्डिंग कंपनीज को हो रहा है। ये सारे इनसाइट्स हमें क्लार्कसन रिसर्च के एक रिपोर्ट से मिली। क्लार्कसन रिसर्च एक शिपिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इनका रिपोर्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप बाद में इसे आराम से रेफर कर सकते हो।
तो बेसिकली रिप्लेसमेंट डिमांड, ग्रीनर शिप्स एंड शिपिंग कंपनीज के बढ़ते प्रॉफिट्स तीन मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लूप क्रिएट हो रहा है। ऐसे तो ये पूरे वर्ल्ड की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ तीन कंट्रीज को हो रहा है, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। चाइना अकेले ही 53% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है, फिर आता है साउथ कोरिया और फिर जापान। ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट का 93% मार्केट शेयर इन तीन कंट्रीज के पास ही है। जब 2008 के स्लोडाउन के बाद बाकी कंट्रीज में शिपयार्ड्स बंद हो रहे थे, तब चाइना ने इस सेक्टर में डबल डाउन किया था। 2010 तक वो शिप बिल्डिंग के ग्लोबल लीडर बन गए थे। बट चाइना में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतना बड़ा मार्केट शेयर डोमिनेट करता है? इसके तीन मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, चीप लेबर। क्रिसिल के रिपोर्ट के हिसाब से यही मेन रीजन था शिप बिल्डिंग कंपनीज का टू शिफ्ट फ्रॉम यूरोप टू एशिया एंड स्पेसिफिकली टू चाइना। बट शिप बिल्ड करना एक बहुत ही केपेक्स हेवी काम है एंड वर्किंग कैपिटल भी बहुत लगता है। शिप अगर बनने में ही 2 से 3 साल लगते हैं तो आप ही सोचो 2-3 साल तक लेबर वगैरह को पेमेंट्स करते रहना होगा, मशीन्स चलाती रहनी होगी और फाइनल सेल्स 2-3 साल बाद होगा। इतना बड़ा कैपिटल रिस्क करना ही किसी भी कंपनी को डेटर कर देगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर, और यही चाइना एंड इवन साउथ कोरिया एंड जापान ने सॉल्व किया है, ईजिंग फाइनेंसिंग फॉर शिपिंग कंपनीज। यही है रीजन नंबर 2 कि क्यों चाइना वर्ल्ड से आगे है शिप बिल्डिंग में। टैक्स कंसेशंस, सॉफ्ट लोन्स, इजी डेट स्ट्रक्चरिंग और भी कितने सारे बेनिफिट्स न जाने देता है चाइना अपनी शिप बिल्डिंग कंपनीज को। जापान और साउथ कोरिया भी ऐसे ही इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस देते रहते हैं। थर्ड बड़ा रीजन है आंसिलरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। मतलब शिप बिल्डिंग में 300 to 400 टाइप के रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स लगते हैं, बट चाइना वो भी खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। उसकी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज पे नहीं है। 2015 तक तो चाइना ने शिप प्रोडक्शन के 90% से ज़्यादा इनपुट्स अपने ही कंट्री में बना लिया। ये बाकी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। इससे चाइना को एक कंपेटिटिव एज मिल गया है और वो ग्लोबली डोमिनेट करने लगा है। लेकिन यही बढ़ते डोमिनेंस की वजह से बाकी जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड में वो थोड़े से परेशान हैं, और अभी आप देख ही रहे हो ट्रंप ने भी ट्रेड वॉर चालू कर दिया है, और इसी ट्रेड वॉर में इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे? इसको समझने के लिए अब इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर को डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने बताया, ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंडिया का मार्केट शेयर 2% से भी कम है। इंडिया 20th रैंक पे है। 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, पर हम खुद के ही शिप्स नहीं बना पा रहे। वर्ल्ड के टोटल कार्गो का 2% हिस्सा हमारा है, पर हम वर्ल्ड के 1.2% शिप्स ही ओन करते हैं। इस वजह से इंडिया का 95% इंटरनेशनल कार्गो फॉरेन शिप से इंपोर्ट होता है। 2023 में सिर्फ सी फ्रेट चार्जेस के लिए हमने $75 बिलियन फॉरेन कंपनीज को दिए, और हमारे शिपिंग रिलेटेड टोटल खर्चे ईयरली लगभग $90 बिलियन के हो जाते हैं। आज इंडिया की शिप बिल्डिंग बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बट एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री था। लोथल जैसे हड़प्पन पोर्ट्स प्रूफ हैं कि 2400 BCE में भी हम मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। चोला डायनेस्टी के समय इंडिया के पास अपना खुद का नेवल फ्लीट था जो साउथ ईस्ट एशिया तक जाता था। इवन ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स सूरत और विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स शिप बिल्डिंग के मेजर सेंटर्स हुआ करते थे। यूरोपियन ट्रैवलर्स भी इंडिया के हैंडक्राफ्टेड शिप्स की क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास माना करते थे। बट ब्रिटिश इन्वेजन ने इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर दुनिया टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत आगे निकल गई और हम आज तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। पर अब इंडिया के पास वापस शिप बिल्डिंग में एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर यूएस ने चाइना मेड शिप्स पे टैरिफ लगा दिया तो ये इंडिया के लिए रिवाइवल का परफेक्ट मोमेंट हो सकता है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जनवरी 2025 में एक 182 पेजर रिपोर्ट पब्लिश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे चाइना ने शिप बिल्डिंग सेक्टर में अनफेयरली डोमिनेंस गेन किया है। यूएस की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये कहा, One of Beijing's state-owned firms built more commercial ships just last year than all of America has produced since the end of World War II. यस, जितने कमर्शियल शिप्स बीजिंग की एक कंपनी ने लास्ट 1 साल में बनाए, उतने शिप्स पूरा यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं बना पाया है। और ये यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन गया है, क्योंकि 80% ग्लोबल ट्रेड ओशंस के थ्रू होता है। चाइना ग्लोबल ट्रेड में पहले ही बहुत आगे है, तो ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकता है। शायद इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है कि जब भी कोई चाइना ओन्ड या चाइना ऑपरेटेड वेसल यूएस आए तो उस पर $1 मिलियन का सर्विस फी चार्ज कर दिया जाए।
और अगर कोई नॉन चाइनीज कंपनी चाइना बिल्ड शिप का यूज करके यूएस पोर्ट पे आए तो उस पर $1.5 मिलियन का सर्विस फी लगा दिया जाए। इमेजिन पेइंग $1.5 मिलियन एवरी टाइम यू विजिट द यूएस। अभी तो ये सिर्फ प्रपोजल स्टेज पे है, पर अगर ये एक रियलिटी बन जाता है तो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स ही बदल जाएंगे। ये देखो ग्लोबल शिपिंग कंपनीज का डेटा। मोस्ट कंपनीज के फ्लीट में या तो चाइना बिल्ड शिप्स हैं या उन्होंने चाइनीज शिपयार्ड्स को नए शिप्स का ऑर्डर दिया है। सोचो इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टैरिफ की आस लगाए बैठे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, अभी शिप बिल्डिंग एक अप साइकिल में है, डिमांड काफी हाई है एंड इंटरेस्टिंगली चाइना, साउथ कोरिया और जापान के शिपयार्ड्स 2028 तक फुल्ली बुक्ड हैं। इंडिया के लिए ये एक गुड न्यूज है। साउथ कोरिया भी अब इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया को अपने खुद के शिप्स बनाने हैं और 2030 तक ग्लोबल रैंकिंग्स में नंबर 10 पे आना है। वहीं साउथ कोरिया को अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है। अगर साउथ कोरिया के साथ डील हो जाती है तो इंडिया को टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प मिलेगी। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्या हो सकती है? और इस अपॉर्चुनिटी को और भी ल्यूक्रेटिव बनाते हुए यूनियन बजट 2025 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी अनाउंस की है। यस, अब इंडिया भी इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्रिएट करेगा। वैसे तो ये पॉलिसी 2016 से है, बट वो कुछ खास काम नहीं की। 4000 करोड़ का कॉर्पस था और लास्ट 8 इयर्स में सिर्फ 6 to 7% यूटिलाइज किया गया है। शायद इसीलिए उस पॉलिसी को अब रिवैम्प किया गया है। शिप बिल्डिंग प्रमोट करने के लिए इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपीस का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया है। इंडिया की लिस्टेड शिप बिल्डिंग कंपनीज जैसे कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच को भी इससे फायदा मिलेगा। गार्डन रीच के एमडी पीआर हरी ने फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 3 कॉन कॉल में कहा, देयर इज शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्जन 2. It is not applicable for warships. Since we have ventured into commercial shipbuilding, it will definitely benefit us. गार्डन रीच अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने की बात कर रहा है। वी आर लुकिंग एट अ 2-fold इंक्रीज विद इन 1 year एंड एटलीस्ट अ 4-fold इंक्रीज इन द नेक्स्ट 4 years। और एक्सपोर्ट सिर्फ गार्डन रीच के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन आज की डेट में लिस्टेड शिप बिल्डिंग कंपनीज के एक्सपोर्ट शेयर बहुत कम है। माजागॉन डॉक के टोटल रेवेन्यूज का बस 0.16% एक्सपोर्ट से आता है। गार्डन रीच के टोटल रेवेन्यू का 1.31% एक्सपोर्ट से आता है। कोचिन शिपयार्ड के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हैं। एज पर शिपिंग मिनिस्ट्री डेटा, फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया के पास 1,47,000 टन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे। इसमें से 78,000 के ऑर्डर्स सिर्फ कोचिन शिपयार्ड के पास थे, बट उनका भी बस 6.35% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। पर कम एक्सपोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि इन कंपनीज में ग्रोथ नहीं हुआ है। 2021-22 के बाद इन तीनों बड़ी कंपनीज के रेवेन्यूज में सॉलिड ग्रोथ देखा गया, वो भी एक्सपोर्ट्स के बिना। और इसका मेजर रीजन है इंडिया का इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर। हमारा डिफेंस सेक्टर सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है और इसका फायदा हमारे शिप बिल्डिंग कंपनीज को हो रहा है। इंडियन नेवी 2027 तक 137 से बढ़कर 200 सेल्फ ओन्ड वेसल्स ओन करना चाहती है। डिफेंस के अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट अब मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ा रही है। इंडिया का 99% एक्सपोर्ट इंपोर्ट एमएससी, मायर्स जैसे फॉरेन शिपिंग लाइंस के थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट अब खुद का भारत कंटेनर शिपिंग लाइन सेट करना चाह रही है। इसके ज्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनीज के पास इससे रिलेटेड ऑर्डर्स भी आने लगे। तो बेसिकली देयर आर 3 ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। पहला, इंडस्ट्री अप साइकिल में है, ओल्ड वेसल्स रिप्लेस किए जा रहे हैं। दूसरा, चाइना, साउथ कोरिया और जापान के शिपयार्ड्स 2028 तक फुल्ली बुक्ड हैं, तो इंडिया के पास सब्स्टिट्यूट बनने का स्कोप है। एंड तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट का मैरीटाइम सेक्टर में एक्सपेंशन। एंड शायद यही सारे फैक्टर्स देख के अदानी ग्रुप भी इस सेक्टर में एंट्री ले रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में आना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब इन चैलेंजेस को देखते हैं ताकि एक कंप्लीट एंड अनबायस्ड पिक्चर दिखे। सबसे पहला चैलेंज है हायर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। इंडिया का लेबर प्रोडक्टिविटी चाइना, जापान और साउथ कोरिया के कंपैरिजन में 1/10 है। यहाँ ऑटोमेशन भी कम है जिसका इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। सिर्फ लेबर कॉस्ट ही कंपेयर करें तो चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया को इंडिया के कंपैरिजन में 20 to 25% का कॉस्ट एडवांटेज मिलता है इस स्पेसिफिक सेक्टर में। मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो शिप बिल्डिंग में स्टील एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। वैसे तो इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे है, पर शिप्स के लिए एक स्पेशल टाइप का स्टील लगता है जिसका मैन्युफैक्चरर कम है यहाँ पे। इस वजह से इंडियन शिपयार्ड्स को $50 to $70 पर टन एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। स्टील के अलावा बाकी इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। इससे हमारे कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं और हम फिर बाकी कंट्रीज से लेस कंपेटिटिव हो जाते हैं।
ये तो हुआ पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज भी थोड़ा स्ट्रक्चरल है। इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज लॉस बना रही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने राज्यसभा के फरवरी 2024 के सेशन में एक्सप्रेस किया कि कैसे वेस्टर्न इंडिया, भारती एंड एबीजी शिपयार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अगर शिप बिल्डिंग में 2030 तक टॉप 10 में आना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट देना पड़ेगा। बट प्राइवेट सेक्टर लॉसेस में क्यों है? एक्सपर्ट्स की माने तो इसका मेजर रीजन है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए बैंक गारंटीज नहीं मिल पा रहे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर के लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जीतना ज्यादा आसान है, इसीलिए शायद प्राइवेट कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो पूरे शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए ही फाइनेंसिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही है चैलेंज नंबर 3, लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस। शिप बिल्डिंग में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये 25 to 35% ऑफ टोटल शिप कॉस्ट चली जाती है। लेकिन शिप बिल्डिंग कंपनीज के फाइनेंसिंग ऑप्शंस इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कंपनीज को अराउंड 10 to 10.5% का इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। इसको इंप्रूव करना हमारे लिए क्रिटिकल है ताकि हम चाइना जैसे कंट्री से कम्पीट कर पाएं। शायद इसीलिए 2025 के बजट स्पीच में शिप बिल्डिंग फाइनेंसिंग को ईजी करने के लिए मेजर्स भी अनाउंस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में डाला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलने से बोरोइंग्स यूजुअली ईजी हो जाती है, चीपर भी हो जाती है। अब दोस्तों, ये तो हो गए बड़े बड़े चैलेंजेस, बट हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर और भी कई पैरामीटर्स में पीछे है। क्रिसिल के रिपोर्ट में हमें ये टेबल मिला। इंडियन शिपयार्ड्स कहाँ कहाँ लैक करता है क्लियरली बताया हुआ है। हमारा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग तक आउटसोर्स्ड है। हम बहुत सारे वैरायटीज बना सकते हैं, बट हमारा वॉल्यूम काफी लो है। इंडिया को R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इंडिया को अगर शिप बिल्डिंग में फ्लरिश करना है तो बहुत चीजें सिस्टमिक लेवल पे चेंज करनी पड़ेंगी। हमें हमारा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। कब तक हम स्पेयर पार्ट्स बना बना के रिपेयर कर करके काम चलाएंगे? देखो, अपॉर्चुनिटी तो है, पर क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको इस वीडियो से शिप बिल्डिंग सेक्टर का ओवरव्यू मिल गया है, ग्लोबल सिनेरियो भी समझ आ गया है, एंड डोमेस्टिक कंपनीज के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं ये भी समझ आ गया है। ऑनेस्टली ये वीडियो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम गार्डन रीच, माझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड को अलग से भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ शिप रिपेयर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इसमें और डीप डाइव करें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना। कोई और टॉपिक्स आपको समझना हो तो वो भी बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।